A very very good morning to all of you. शोभित, सर्वेश, गौरव, सार्थक, सुलेना, आप सब कैसे हैं? आकाश, गार्गी, प्रियांशी, तो आप मुझे बताइए कौन से क्वेश्चन से हम लोग इंड AS 10 के किस क्वेश्चन से स्टार्ट करें? गौरव ने कहा क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करो। मैंने कहा लो भाई क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। दिखाइए जी। हाँ सर्वेश, आज वाराणसी में है ना मोदी जी आज तो। शोभित कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 भी कराना। मैंने कहा ठीक है 19 भी कराएंगे, पहले अब 8th कराएंगे, ठीक है। तो मैं अपने पास आपकी रिक्वेस्ट को लिख लिया। Company XYZ was formed to secure the tenders floated by a telecom company for publication of telephone directories. पहले जमाने में ना एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनती थी, तो वैसे आपको पता भी नहीं होगा टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है। उसमें ना पूरे के पूरे शहर के फोन नंबर और उनके एड्रेस और उनके नाम लिखे होते थे, ठीक है। तो वो कहता है कंपनी XYZ बनाई गई, was formed। तो बताओ इसका पर्पस क्या है? इस कंपनी का पर्पस क्या है? इस कंपनी का पर्पस है सिक्योर्ड द टेंडर्स फ्लोटेड बाय टेलीकॉम कंपनी फॉर पब्लिकेशन ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी। यानी इसका काम है टेलीफोन डायरेक्टरी छापने का। इट बैग्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। The tender for publishing directories for Pune circle for 5 years. It has made profit in 2001, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. उसने इतना प्रॉफिट कर लिया। It bid in tenders for publication of directories for other circles Nagpur, Nashik, Mumbai, Hyderabad. But as per the results declared on 23rd of April 2005, कंपनी फेल्ड टू बैग एनी ऑफ दीज। उसको कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। इट्स ओनली एक्टिविटी टिल डेट इज पब्लिकेशन ऑफ पुणे डायरेक्टरी। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरीज फॉर पुणे विल एक्सपायर ऑन 31st of December 2005. The financial statements for the year have been approved by the board of directors on 10th of July. Whether it is appropriate to prepare financial statements on going concern basis। तो ये लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 2000 कौन से वाले का, 4-5 का। कह रहे पास्ट में तो हम 2001, 2 में, 2, 3 में, 3, 4 में, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4 और इवन 4, 5 में। कहता है हमारे पास यहां पर तो काम है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? हमने पूना की डायरेक्टरी बनानी है। और वो कहता है उसको उसने और ट्राई किए बाकी शहरों के, तो उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं। और पुणे का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा इस साल 31 दिसंबर 2005 को। कहता है यहां पर आकर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, पूना का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब वो हमें कह रहा है कि हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दी है 10 जुलाई को। 10 जुलाई 2005 को उसकी अप्रूवल आई है, ठीक है। ये 2005 की 31 मार्च कर देता हूं। और क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पर बनाने चाहिए? क्योंकि आपको 23 अप्रैल को पता चल गया, 23 अप्रैल को पता चल गया कि भविष्य में आपके पास कोई काम नहीं होगा। तो क्या ये गोइंग कंसर्न है कि नहीं है? शोभित, कुछ अब समझ में आया कि नहीं आया? हम जो काम करते थे पूना के लिए करते थे, और पूना का काम इधर खत्म हो जाएगा। और काम ट्राई किए, मिला नहीं है कोई काम। 31 मार्च के बाद हमें यह पता चल गया है कि अब कोई नए काम भी नहीं मिलने और पूना का काम भी खत्म हो रहा है। हमारा धंधा क्या बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फटाफट से बताइए यहां पर नॉट गोइंग कंसर्न, क्योंकि एंटिटी के पास कोई भी और फ्यूचरिस्टिक ऑपरेशंस नहीं है।
अगर उसके ऑपरेशंस नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने बोला नॉट गोइंग कंसर्न, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने पड़ेंगे ऑन द अजम्पशन ऑफ नॉन गोइंग कंसर्न बनाने पड़ेंगे कि हमारा गोइंग कंसर्न नहीं है। 31 दिसंबर ही काम है, 31 दिसंबर तक ही काम है, इसका मतलब हमारे पास तो काम बंद हो गया ना। तो आओ एक बार इसका आंसर भी देख लें, ये क्या कह रहे हैं। An entity shall not prepare the financial statements on going concern if the management determines after the reporting period either it had intent to liquidate or cease trading or it has no realistic alternative। मतलब अगर मान लो हमारा धंधा बंद हो रहा है तो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है। वैसे होगा कुछ नहीं, कहानियां लिखी होंगी। कहते हैं ऑपरेटिंग रिजल्ट्स खराब हो जाएं, पोजीशन खराब हो जाए, मे इंडिकेट कि आपका गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, इसके लिए हमको चेक करना चाहिए, फंडामेंटल चेंज हमको देखनी चाहिए, वगैरह वगैरह कथा लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर इस डेट को हो रहा है, हमको इस डेट को पता चल गया है, इट इंप्लाइज कि एंटिटी के ऑपरेशन इस डेट को खत्म हो जाएंगे। चूंकि ऑपरेशन इसी डेट को खत्म हो जाएंगे तो आपको जजमेंट लगानी चाहिए कि क्या कुछ और कर सकते हैं कि नहीं। इस केस में कुछ और नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर हमको नॉन गोइंग कंसर्न मानना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 14 में न्यू वर्जन की अनाउंसमेंट 15/4 को हुई है, तो क्या कंडीशन बैलेंस शीट पे क्वेश्चन 14 ऐसे तो याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन 14 क्या है, आओ देख लें एक बार क्वेश्चन 14, उसके बाद 19वें क्वेश्चन पर भी आते हैं। एबीसी लिमिटेड, कंपनी का नाम है एबीसी, इस ट्रेडिंग इन लैपटॉप्स, वो लैपटॉप के अंदर काम कर रही है। ऑन 31 मार्च द कंपनी हैज 50 लैपटॉप्स विच वर परचेज्ड एट 45,000 ईच। द कंपनी हैज कंसिडर्ड द सेम प्राइस फॉर कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। On 15 April, advanced version of the same series of laptop is introduced in the market. Therefore, the price of the current laptop crashes to 35,000 each. Financial statements were approved by the directors on 15th of May. Company does not want to value the stock at 35,000 less estimated cost to make the sale as the event of reduction in selling price took place after 31st March and the reduced prices were not applicable on 31 March. Comment on the company's view. इसमें संचिता की क्वेरी बनती क्या है, न्यू वर्जन की अनाउंसमेंट 15/4 को हुई है, तो कंडीशन ना गलत बोल दिया आपने संचिता। संचिता ये क्वेरी पिछली बार भी डिस्कस हुई थी और वही पॉइंट आपने फिर गलत किया है। संचिता कंडीशंस वर नॉट एग्जिस्टिंग, ये बात से मैं सहमत हूं। कंडीशंस वर नॉट एग्जिस्टिंग, लेकिन मेरा क्या कहना है, क्या एनआरवी जो लिया जाता है वो 31 मार्च का लिया जाता है एज पर इंड AS 2 या एक्सपेक्टेड सेल प्राइस लिया जाता है एज पर इंड AS 2? दिस इज द क्वेरी मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप एनआरवी 31 मार्च का लेते हैं? द आंसर इज नो। आप तो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस लेते हैं। क्या एक्सपेक्टेड सेल प्राइस से ही एनआरवी जब निकलता है तो क्या आपके पास इस दौरान मार्केट कंडीशंस में होने वाला चेंज फॉर विच नो कंडीशंस वर एग्जिस्टिंग, कंडीशंस नहीं है, हमारा सेलिंग प्राइस तो कम हो रहा है ना संचिता, इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो कम हो रहा है। हमारा इंड AS क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस लो, हमें कंडीशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये लेंगे तो वैल्यूएशन किस पर आएगी, एट द प्राइस जो आपको बाद में प्रतीत होता है। समझ में आई मेरी बात आपको? सार्थक कह रहा है पिछली बार मेरे को भी आपने इस पॉइंट पे डांटा था। सार्थक मुझे ध्यान होता कि डांटा था तो मैं संचिता को भी पक्का डांटता। हाँ जी, इसलिए ये इसको एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा, आपको अपना सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। तो इसमें जो उसने डेटा निकाल कर दिया हुआ है वो उसने ये बोला था कि हमारी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट उसने कहा था 45,000 है
और वो कहता है बाद में सेलिंग प्राइस हो गया 35,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, जो बताया नहीं कितना है। वो कहता है हम तो 45 पर वैल्यू करेंगे, ये गलत है, आपको इस पर वैल्यू करना चाहिए। बात समझ में आती है? 19th क्वेश्चन भी देखेंगे। 19 तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। वेदर द फ्रॉड related to 2012 discovered after the end of reporting periods but before the date of approval of financial statements of the year 3-4 is adjusting event। क्या फ्रॉड जो कि हुआ था 2001-2 में, जो कि मिला है हमको 3-4 में, क्या फ्रॉड एडजस्टिंग इवेंट होते हैं? फटाफट से मुझे बताओ, क्या फ्रॉड एडजस्टिंग इवेंट है? कहता है पता हमको यहां पर चला है। क्या ये 3-4 के अंदर पता चला तो ये हमारे पास एडजस्टिंग इवेंट है बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर 3-4, यानी यहां पर कहीं पर हमको मिला है, यहां फ्रॉड मिला है। तो क्या ये फ्रॉड को मैं यहां एडजस्ट करूंगा? द आंसर इज यस। वैसे भी ये बताओ, अब आपने इंड एस 8 भी पढ़ रखा है, तो ये फ्रॉड जो यहां हुआ था, फ्रॉड को किसकी डेफिनेशन में जोड़ा हुआ था? वेरी गुड श्रुति। फ्रॉड डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन में जोड़ा हुआ था? चेंज इन एस्टीमेट में जोड़ा हुआ था, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में था, या प्रायर पीरियड एरर में था? तो ये पीपीआई में था। तो मुझे ये बताओ, इस फ्रॉड को इस साल में एडजस्ट करना पड़ेगा, किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा? पीपीआई की तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। पीपीआई में क्या एडजस्टमेंट होती है आपसे पूछ रहा हूं, रेट्रोस्पेक्टिव होती है या प्रोस्पेक्टिव होती है? आई मीन टू से, ये फ्रॉड आपको अपने पास क्या 3-4 के पीएनएल में डालना है? क्या ये फ्रॉड 3-4 के पीएनएल में डालना है? द आंसर इज नो। क्या आपको कंपैरेटिव पीएनएल जो बनाओगे पिछले साल का इसी साल, इसमें डालना है? द आंसर इज नो। ये पता कहां जाएगा? ये आपकी ओपनिंग सोखी में जाएगा, तथा दूसरा कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो आपका एसेट कम हुआ होगा। फ्रॉड में कोई एसेट गायब हो गया होगा ना, कैश या कोई चीज गायब हुई होगी, तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ कैश कम हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर फ्रॉड कौन सा था वैसे। अच्छा, बस फ्रॉड ही लिखा है तो आगे लिखा नहीं कि कौन सा था, तो कोई एसेट भी यहां रिड्यूस होगा। क्या आपको बात समझ में आती है? और प्रियांशी ने कहा क्या थर्ड बैलेंस शीट बनेगी? बताओ भाई, प्रियांशी के सवाल का जवाब दो, क्या थर्ड बैलेंस शीट बनेगी? द आंसर इज यस, क्योंकि आपको तो बल्कि प्रियांशी मैंने लिखा ही वहां पर है, थर्ड बैलेंस शीट में लिखकर दिखाया है कि इधर कंपैरेटिव में नहीं आएगा, करंट ईयर में नहीं आएगा, इधर आएगा। ओके, और वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके डिस्क्लोजर में क्या क्या जाएगा? फटाफट से बताइए। इसके डिस्क्लोजर में क्या क्या जाएगा? नेचर ऑफ फ्रॉड, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन अर्निंग पर शेयर। याद आया आपको अपने पास? और अगर इम्प्रैक्टिकेबल है पीछे जाना, तो उसके रीजन बताने पड़ेंगे। तो आओ जरा फटाफट से, क्या मैं अपने पास इन द इंस्टेंट केस फ्रॉड इज डिस्कवर्ड आफ्टर, तो बस वैसे तो आपको उसने पूछा था एडजस्टिंग है, द आंसर इज यस, ये एडजस्टिंग है, बाकी तो हम फालतू बातें कर रहे हैं। ठीक है। कैन देयर बी सिचुएशन वेयर अर्लियर वी वर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन नॉन गोइंग कंसर्न, मुझे दिखाइए, बट इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड रिक्वायर्स प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न लाइक द बैलेंस शीट आफ्टर अनएक्सपेक्टेडली इन्वेस्टर्स आ गए। शुभम, मुझे आपकी बात पूरी समझ में नहीं आई, बट आई विल ट्राई टू एनालाइज जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुभम, ये है हमारी अप्रूवल डेट्स, गोइंग कंसर्न पिट गया, तो जो आपने ड्राफ्ट बनाए थे वो ड्राफ्ट बनेंगे नॉन गोइंग कंसर्न के ड्राफ्ट। ओके शुभम, जो मुझे आपकी बात समझ में आई है, आपने कहा यहां गोइंग कंसर्न फिर से आ गया, तो अब मैं क्या अपने पास फिर से अपने अप्रूवल नहीं हुई है तो क्या गोइंग कंसर्न पर बेस्ड ड्राफ्ट बनाऊंगा? द आंसर इज यस, और वही अल्टीमेटली अप्रूव कराऊंगा। ये हो गई एक बात शुभम।
दूसरी आपने जो क्वेरी पूछी है, क्योंकि मुझे कम समझ में आई, तो आप ये भी शायद बोल सकते हैं कि सर मान लो यहां पर गोइंग कंसर्न पिट गया, तो जो हमने ड्राफ्ट बनाया था उस ड्राफ्ट को हमने नॉन गोइंग कंसर्न का ड्राफ्ट बनाया। अब इसी पर मैंने अप्रूवल भी करवा ली और लेटर ऑन हमारे पास गोइंग कंसर्न फिर से पास हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहां तक के अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगे वो बनेंगे गोइंग कंसर्न बेसिस पर। तो शुभम, आई होप आपकी इनमें दोनों में से कोई एक क्वेरी रही होगी, ठीक है। तो इसके अलावा शुभम ने कहा क्या मैं अपने पास इस केस में रिवीजन करवा सकता हूं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? द आंसर इज यस। उसके लिए कंपनी के बोर्ड को पास करा करके रिवीजन कराने की अनुमति है, हो सकती है, सेक्शन 131 जो आप कह रहे हैं। संचिता कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी बताओ। गौरव कह रहा है 18 भी बताओ। तो पहले गौरव की क्वेरी आई है तो पहले गौरव की क्वेरी बताऊंगा, ठीक है, फिर संचिता की क्वेरी पर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिखाओ जी। XYZ sells goods to its customer with a promise to give discount of 5% on list price। कहता हम उनको अपने पास बोलते हैं कि आप हमसे डिस्काउंट ले लेना ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोवाइडेड दैट पेमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर विद इन 15 days। XYZ sold goods of 5 lakhs to ABC Limited between this date। ABC paid the dues by 15 April with respect to sales made between this period। Financial statements were approved for issue by Board of Directors on 31 May। Whether the discount will be adjusted, ये डिस्काउंट कितना का था? 15 दिन में पे करने का था। वैसे 15 अप्रैल के अंदर 15 दिन कभी किसी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ये इसने अजीब सा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। क्या बात समझ में आई है? क्वेश्चन क्या कह रही है? किसी में 15 दिन होंगे, किसी में नहीं, तो अल्टीमेटली अजम्पशन का चक्कर है इसमें। कह रहे जी हमने सेल की थी 17 अप्रैल से 17 मार्च से 31 मार्च तक। इस सेल के पैसे अगर 15 दिन में मिल जाएं तो हम तब डिस्काउंट देते हैं। वो कह रहा है तब डिस्काउंट देते हैं 5% का। 15 अप्रैल को पैसे आ गए तो पहला तो सवाल यह है, जो 31 मार्च की सेल है उसके तो 15 दिन बनते हैं, उसके तो 31 मार्च वाले के तो बनते हैं, पर 17 मार्च को जो सेल है उसके तो 15 दिन बनते नहीं है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में दो बातें बतानी चाहिए कि अगर मान लो डिस्काउंट एलिजिबल है तो क्या होना चाहिए, और अगर मान लो डिस्काउंट नहीं है तो यह होना चाहिए। शोभित कह रहा है लेकिन मैंने भी यही सोचा था। लेकिन क्यों? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन क्यों? शोभित कह रहा है मैंने ऐसा क्यों सोचा था, मेरे को क्या पता तुमने ऐसा क्यों सोचा था। ठीक है शोभित, और क्वेश्चन ने एज्यूम कर लिया है कि 15 को मिल गए हैं इसलिए हो जाएगा। अच्छा तो बताइए, इसमें मेरे को यह लगता है इसमें दो आंसर होने चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको इसके अंदर डिस्काउंट 5% का मिलता है और दूसरा अगर 5% का डिस्काउंट नॉट अवेलेबल, नहीं मिलता है। अगर मिलता ही नहीं है तो हम तब क्या करेंगे, और अगर मिलता है तो तब क्या करेंगे। ध्यान से बात को सुनना। पहले ये बताओ, ये 5% का डिस्काउंट क्या ये आपका CEVC है एज पर इंड AS 115? फटाफट से बताओ। जब आपने सेल की होगी तो क्या ये CEVC है, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन? क्योंकि आपकी कंसिडरेशन हो सकता है मिले या हो सकता है ना मिले। क्या आपने इसे यहां जब रिकॉर्ड किया होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करा होगा 100% क्योंकि आपको लगता है डिस्काउंट नहीं है, या आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया होगा 95% कि आपको लगता है कि आपको यह डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो शोभित प्रोविजन नहीं बनती, रेवेन्यू कम होता है। ओके, इसका मतलब अगर हमको यहां डिस्काउंट लगता था
तो मैं अपने पास 5% कम किया होगा, नहीं तो मैंने रेवेन्यू 100% किया होगा। वट एवर इज योर एस्टिमेट, इफ इट चेंजेस बिफोर अप्रूवल, तो मुझे बताइए क्या इसके अमाउंट को, यहां पर अब हमारे पास इवेंट हो गया है, घटना हो गई है, यू हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन फॉर विच कंडीशंस वर अवेलेबल ऑन दिस डेट, तो बताओ क्या होगा। मान लो यू हैड एस्टिमेटेड डिस्काउंट बट इट वाज नॉट ग्रांटेड, तो बताओ क्या होगा। गार्गी एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं वी हैड प्लान्ड कि डिस्काउंट मिलेगा और लोगों ने डिस्काउंट नहीं लिया, तो व्हाट विल हैपन, यू विल चेंज इट, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है। शोभित नालायक, हमने अपने पास, आप अपना प्राइस चेंज करोगे ना, एडजस्टिंग इवेंट है, आपको अप्रूवल से पहले पता चल गया तो चेंज कर दो, उसको क्या दिक्कत है। अगर यहां डिस्काउंट लोग नहीं ले रहे हैं, तुमने ले रखा था, तो अपने एस्टिमेट को चेंज करो, तो यहां रेवेन्यू विल इंक्रीज। और नंबर 2, आपने यहां माना था डिस्काउंट नहीं लेंगे और लोगों ने ले लिया, अब क्या होगा। तुमने पिछले साल के ड्राफ्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि रेवेन्यू होगा 100 रुपीज, हमें लगता है कोई डिस्काउंट नहीं लेने आएगा, लेकिन भाई साहब डिस्काउंट वाले के लिए एलिजिबल हो गए। यू रिसीव्ड इंफॉर्मेशन विच कंफर्म्ड द कंडीशंस दैट वर एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, तो क्या एडजस्ट करेंगे। द आंसर इज यस। आप अपना रेवेन्यू 100 से क्या करेंगे, 95 करेंगे। क्या आपको मेरी बात पहले ये समझ में आई। अब मुद्दा उठता है गार्गी का भी और शोभित का भी। वो कह रहे हैं सर उन्होंने सवाल में दोनों ऑल्टरनेटिव की बात नहीं करी है। ओके, अब असल में मेरे को तो इसमें नहीं पता उन्होंने कौन से ऑल्टरनेटिव की बात करी है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसके अंदर दोनों ऑल्टरनेटिव दें। आप ये बताएं, मैं अगर इसको ओरली बोल देता हूं आंसर को, आप उसको ओरली सुन लीजिए। मैं क्या बोलूंगा, एज पर इंड AS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, वेन एवर any event occurs which confirms the conditions existing on the balance sheet date, such events are considered to be adjusting events. Such adjustment should be made in the amounts or by giving necessary disclosures or updating necessary disclosures. In the given case, entity has allowed a discount to few customers upon payment within 15 days, which may or may not have been recorded as per Ind AS 115 in the company in the year 2003-4. Therefore, due to new revised information on availing of the discount, entity should revise its revenue and increase or decrease according to the discount given or not. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई गार्गी। तो आप अगर चाहें तो बाद में इस क्लास को रोक करके लिखना है तो लिख भी लेना। मैंने लिखवाया नहीं, पर मैंने ओरली सारा डिक्टेट कर दिया, आप इसको स्लोली सुनते हुए लिख लेना, ठीक है। तो मैं ये आंसर दूंगा, बट आई विल लाइक टू रीड देयर आंसर ऑल्सो, ताकि मुझे पता चल जाए उन्होंने किस प्रकार से बात करी है। वो कहते हैं इफ the consideration promised includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of consideration to which entity will be entitled. ये तो उन्होंने बात कर दी 115 में। In the instant case, the condition that sales have been made exist at the end of reporting period and the receipt of payment within 15 days after the end before approval of account confirm that discount is therefore it is adjusting event, accordingly should adjust the sale. अच्छा, उन्होंने ना सिर्फ एक ही बात कर दी है, तो उन्होंने एक assumption लगा दी कि सारी की सारी सेल मैंने 100% बुक कर रखी थी और अब मैंने बाद में इसको एडजस्ट करना है। तो ठीक है, उनका एक तरफा एक आंसर है, मैंने आपको दोनों एंगल से बता दिया, उनका एक तरफा है। तो आप इनके आंसर को भी पढ़े तो कोई आप अगर ये भी लिखाएंगे तो इंस्टीट्यूट गलत नहीं करेगा, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रियांशी कह रहे हैं 17th क्वेश्चन देखो, मैंने कर लो 17th क्वेश्चन। हाँ, सार्थक कह रहा है 8वां क्वेश्चन नहीं कराया आपने। मैंने तो 19वां भी शायद नहीं 19वां तो करा दिया था। मैं लिख लेता हूं। श्रुति ने कहा 11 नंबर, 27 नंबर, और मैं अब मेरे को लाइन में लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं पहले अपने पास ये करा रहा हूं। संचिता कह रहे हैं मेरा क्वेरी, मैं संचिता मैं भूल गया कौन सा नंबर है आपका। और चलो इन द मीन वाइल मैं अब 17th क्वेश्चन करता हूं। अच्छा, 7th क्वेश्चन भी है, लो भाई 7th को पहले लाइन में लगा दिया। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग process control equipment is entitled to duty drawback if it exceeds its turnover above specified limits. To claim duty drawback, the company needs to file application within 15 days of meeting the specified turnover. ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ये क्वेश्चन पता किस स्टैंडर्ड में किया हुआ है? ये हमने इंड AS 37 में किया हुआ है।
बट फिर भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम द डिपार्टमेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं टू of giving duty drawback credits. For the year 2012, the company has exceeded the specified limit of turnover by the end of reporting period. कह रहा है कंपनी ने हमारे पास अपना पीरियड तो एक्सीड कर लिया, बट एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक इज फाइल्ड ऑन 20th of April, which is after the stipulated time of 15 days. Duty drawback has been credited by the department on 28th of June and financial statements have been approved by the director on 26 July. Whether duty drawback should be treated as adjusting event. कह रहा है बताइए क्या ये adjusting event है या नहीं है। फटाफट से मुझे बताओ ये adjusting event है कि नहीं है। Contingent asset है, contingent asset है। क्या कॉन्टिंजेंट एसेट हमारे पास अगर डाउटफुल है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप इंड एएस के हिसाब से तो कर सकते हैं, पर कोई रोकता है, कौन रोकता है? ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ इसलिए मैं दोबारा इसको लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं। ये अप्रूवल है और यहां पर आपको उसने कहा कि हमने घटना घटित हो गई है और वो घटना घटित क्या हो गई है? ड्यूटी ड्रॉबैक 28 जून को आपको मिल गया है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये ड्यूटी ड्रॉबैक कि मैं प्रॉफिट को जो कि अनसर्टन था, वर्चुअली सर्टन होता तो दिक्कत नहीं थी, अनसर्टन था, क्या मैं पिछले साल में रिकॉर्ड कर सकता हूं? वो आप कहेंगे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। भाई साहब कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी, पर 37 नंबर क्या बोलता है? इंड एस 37 कहता है कि अगर कोई अनसर्टन एसेट है उसे रिकॉर्ड कब करना चाहिए? व्हेन अनसर्टनिटी इज रिजॉल्व्ड। जब ये रिजॉल्व हो जाती है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, प्रियांशी कह रहे हैं सर हमने 31 मार्च को तो यही सोचा होगा ना कि 15 दिन में फाइल कर देंगे तो वर्चुअली सर्टन क्यों नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, प्रियांशी ने बात करी है, वो कह रहे हैं सर ऐसे थोड़ा ना होता है। मैंने कहा प्रियांशी आ जाओ। 31 मार्च को आपने कहा वर्चुअली सर्टन था क्योंकि आपने कहा 15 दिन में फाइल कर देंगे, आपने अपने पास इसको रिकॉर्ड कर दिया कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। 15 तारीख बीत गई, वर्चुअल सर्टेनिटी खत्म हो गई, अकाउंट्स आपके ड्राफ्ट ही चल रहे हैं, इसको ठीक करिए, नाउ रिमूव इट। उसके बाद यहां घटना घटित हो गई, ये अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो गई, अब ये वापस जा नहीं सकता। ओके प्रियांशी, तो इट इज लाइक दिस, इट इज वर्चुअली सर्टन का मतलब ये थोड़ा ना कि आप 15/4 को देखेंगे, नहीं 15/4 के बाद बताओ वर्चुअली सर्टन बचा नहीं बचा, इसका ना वो नहीं आने वाला है। ओके तो क्या मैं आगे चल सकता हूं? बिकॉज ये क्वेश्चन हमने क्लास में अदरवाइज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 और 12 भी लाइन में लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 12 भी लाइन में लगा दिए मैंने, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं। ABC has purchased a new machinery during the year 2001-2. The asset was finally installed and made ready for use on 15 March. However, the company involved in installation and training, which was also supplier, has not yet submitted the final bills for the same. तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो फाइनल बिल नहीं बनाए होंगे तो क्या आपने प्रोविजन तो बनाई होगी ना? आपको बिल नहीं मिले हैं तो आपने मशीन खरीद ली तो प्रोविजन तो बनाई होगी ना आपने, क्योंकि ये तो आपका अनसर्टन अमाउंट है, बट अमाउंट तो आपको देना है। Supplier sent the bills on 10th of April when the financial statements were not yet approved. Should the company adjust the amount of capitalization? कहता है बाद में ये अमाउंट कंफर्म हो गया जिसकी वजह से अमाउंट ऊपर नीचे हो गया होगा। तो मुझे बताओ क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? सरल भाषा में बात करेंगे, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? द आंसर इज यस, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। ये तो रदर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।
As per the provisions of contract, the cost of installation of the new machinery is an integral part of the cost of asset. Therefore, even if details are available after reporting period, they provide proof that circumstances that existed on reporting date. Therefore, the cost should be considered in this. Okay? बिल्स रेलेवेंट होते हैं, बिल्स उसका अमाउंट कंफर्म करते हैं. तो आपके पास यहां पर एक इवेंट ये हुई कि बिल आ गया, उस बिल ने आपके इस घटना को कंफर्म कर दिया, उसके अमाउंट को कंफर्म कर दिया. ओके. क्वेश्चन 8 तो अभी डिस्कस किया ना हमने. 8वां किस बच्चे ने पूछा? तो 8वां तो अभी भी डिस्कस किया था, ये तो अभी हमने गोइंग कंसर्न की बात करी थी. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. What would be the treatment for dividends declared to redeemable preference shareholders after the reporting period but before financial statements are approved for issue in the year 2001-2? Whether Ind AS 10 prescribes accounting treatment for any such dividends? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? कह रहा है हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इंड AS 10 क्या कोई डिविडेंड के बारे में बात करता है? तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करनी चाहिए इसके बारे में. देखें, सबसे पहली बात तो ये कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी मानते हैं एज पर इंड AS 109 नाम से. शायद अब तक तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है. क्या आपको ये ध्यान आया कि रिडीमेबल है तो पैसा जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगी? दिस विल बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी. अगर ये लायबिलिटी है तो हम इसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड लगाते हैं, और इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से हम अपना खर्चा रिकॉर्ड करते हैं. हम इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से उसका खर्चा रिकॉर्ड करते हैं. तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो क्या पूछा है? कह रहा है ट्रीटमेंट बताइए फॉर डिविडेंड डिक्लेयर्ड टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड्स. ये पूछा है. मैं शॉर्ट में आपसे बात करूंगा. ऐसा क्वेश्चन है नहीं, पर मैं बात कर रहा हूं. मान लो एक कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू की है, जिसमें उसने कहा कि हम 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे जिनका 9% का डिविडेंड होगा. जिनका 9% का डिविडेंड होगा, और कंपनी यहां पर उनको रिडीम भी कर देगी. कंपनी उनको यहां पर रिडीम भी कर देगी. मैं 1 मिनट लूंगा. और कंपनी 1,10,726 रुपए रिडीम कर देगी. कंपनी इतने पैसे रिडीम कर देगी. तो मुझे फटाफट से ये बताओ, कंपनी ने 9,000 रुपए का डिविडेंड पे करना है हर साल, और रिडम्पशन विल बी एट प्रीमियम ऑफ 10.726%. तो अल्टीमेटली 1,10,000 रिडीम हो जाएंगे. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यह होता है कि यह आपके पास इनफ्लो आ गया और यह आपके पास आउटफ्लो आ गया. इससे आप क्या ढूंढेंगे? इससे आप ढूंढेंगे IRR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स. और मैंने क्वेश्चन को इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े. IRR आ रहा है 10%. IRR कितना आ रहा है? 10%. आप बाद में बेशक चेक करना हो तो चेक कर लेना. मैंने IRR के हिसाब से आपको डेटा दे दिया. तो मुझे यह बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का
अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो मुझे बताओ आपकी जेब में कितने पैसे आए? 1 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट ये एक्रू होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्रू होगी। बताना कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, फटाफट से बताओ। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी एक्रू होगी? कोई बता ही नहीं रहा है, सब के सब सो रहे हैं। शशि सेस चल रहा है क्या? चल रहा है। अब जाकर जागे हैं आकाश, वो कह रहे हैं 9,000 आएगा। बताओ जी, जागे तो हैं पर कह रहे हैं आकाश ये 9,000 आएगा। जागे तो हैं पर ये कह रहे हैं 9,000 आएगा। प्रियांशी चिंता में पड़े हैं, कह रहे हैं इंटरेस्ट कहां से आ गया? प्रियांशी यही तो, नामों पे ना जाओ, नामों में धोखे छुपे हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे ना जाओ, ये लायबिलिटी है। और लायबिलिटी की तरह जैसे डिबेंचर्स का ब्याज होता है वैसे ही ब्याज लगाओ। उनके 9% पे ना जाओ, अपने सच ब्याज पे जाओ। ये सारी बातें इंड AS 109 बोलता है। समझ में आई प्रियांशी? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पर ब्याज कितना होना चाहिए? क्या 9% होना चाहिए या 10% का होना चाहिए? फटाफट से बताइए। तो आंसर इज 10% का होना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू 10,000। ये बताओ मैं यहां पर पेमेंट कितनी कर दूंगा? डिविडेंड की पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट कितनी कर दूंगा? 9,000 रुपीज। मुझे बता दीजिए कि आपके पास बैलेंस सीडी कितना आ गया? बैलेंस सीडी आ गया 1,000, 1,01,000। ये आ गया 1,01,000। ठीक है, मुझे बताओ अगले साल में आपका ब्याज कितना बनेगा? अगले साल में आपका ब्याज बनेगा 10%, 10,100 रुपए। 10,100 रुपए। और मुझे बताओ फिर से बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे? बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे? तो बैंक में आ जाएंगे हमारे पास 9,000 रुपए। और मेरे पास यहां पर सीडी में कितने पैसे आ जाएंगे? बताओ जरा, सीडी में कितने पैसे आ जाएंगे? इनको जोड़ो और ये माइनस करो तो आप अपने पास 1,100 और जोड़ देंगे। तो फटाफट से बताओ कितना अमाउंट आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ो और मुझे ये बताओ। श्रुति कह रहे हैं क्या ये P&L में जाएगा? द आंसर इज यस, इट विल गो टू P&L अकाउंट। ओके, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया ना जो सारा का सारा हुआ करता था। 102 100 बाय बैलेंस सीडी। मुझे बताओ अब इंटरेस्ट कॉस्ट कितने की आ जाएगी? अब आ जाएगी 10,210 रुपए। 10,210 रुपए। मुझे ये बताइए कि अब हम कितने पैसे दे देंगे? अब हम दे देंगे बैंक में 9,000 और इसके अलावा हम दे देंगे 10, 110, 726। मुझे लगता है कि मेरे से ना IRR गलत हो गया है कहीं क्योंकि मेरा टैली नहीं हो रहा ना ये। तो ये आ रहा है 110, 102, 100 प्लस 10,210। ये मेरा आ रहा है, मेरा ना ब्याज गलत हो गया है। ओहो, मैंने ट्राई तो बड़ा किया लेकिन अब आपको पता है मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर है। तो ये IRR ही गलत हो गया है। अब 1 मिनट आप बताओ फिर फटाफट से इस क्वेश्चन में IRR कितना आ रहा है? ओहो, क्योंकि जो समझाना था वो पर्पस ही रह गया हमारा। किसी बच्चे ने IRR निकाल लिया इसका? If financials are made on going concern and there were no existing condition on 31 March to believe non-going concern, but before approval there is a doubt, not yet confirmed. Do we need to change the financial? The answer is yes. गार्गी, यही तो आपसे बार बार मैंने समझा रहा हूं कि मेरे को गोइंग कंसर्न के अंदर मत्था पच्ची नहीं करनी है। गोइंग कंसर्न पिट गया तो डोंट लुक आउट फॉर कंडीशंस। गोइंग कंसर्न पिट गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा बनेंगे नॉन गोइंग कंसर्न पे। ठीक है। हाँ शुभम, अभी क्वेश्चन 29 मैं आपकी लाइन में लगा देता हूं, लेकिन अब मुझे कोई मेरी मदद भी कर रहा है क्या? IRR के अंदर सब अपने अपने क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे IRR कितना है। चलो अब फिर मैं 1 मिनट के लिए, अगर मैं आप भी नहीं निकाल रहे तो फिर मैं ट्राई करूं समझाने का।
तो मुझे ये बताओ P&L में जो जाना है वो ये वाला खर्चा जाना है, दिस विल गो टू P&L। वेयर विल डिविडेंड गो? डिविडेंड की पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट आइटम ऑफ P&L or OCI or SOKI. It is payment of liability. It is payment of liability. ये आज का विचार है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ये मेरा अकाउंट टैली नहीं हो रहा 10% पे, वो आप जो ढूंढ लोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर X% कह दिया, आप X% से सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आखिरी में मैच कर जाएगा। अगर आपका X% ठीक होगी तो मैच कर जाएगा, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। तो मुझे भी ये बताओ, ये क्वेश्चन को पढ़ो और ये क्या कह रहा है? कह रहा है डिविडेंड का जो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिक्लेयर किया आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर अप्रूवल, क्या ये हमारे पास इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? नाउ टेल मी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इट इज जस्ट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। इट इज जस्ट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब ये है ही पेमेंट ऑफ लायबिलिटी तो एडजस्ट क्या करोगे? इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो ये हमारे लिए एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग में क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में ये पूछना ही गलत है कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि पेमेंट इज इटसेल्फ योर लायबिलिटी। आप लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। सर लेकिन ये ब्याज के लिए आपको 31 मार्च को एक्रू कर देना है। यू डोंट नीड एनी इवेंट फॉर दिस। क्या ब्याज को एक्रू करने में कोई घटना चाहिए? कोई घटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ब्याज तो वैसे ही एक्रू कर दोगे। इसका मतलब इनका सवाल फंडामेंटली अजीब सा है। हम इनका भी आंसर पढ़ के देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अपना आंसर दिया, लेकिन देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। Paragraph of Ind AS 10 prescribes accounting treatment for dividend declared to holders of equity instruments. If an entity declares dividend to holders of equity instruments after reporting date, entity shall not recognize those dividends as liability at the end of reporting period. अच्छा, ये तो कुछ और बात करना शुरू हो गया। बताओ ये किसकी बात करना शुरू हो गया? ये कह रहा है इक्विटी के डिविडेंड का क्या होगा। ये तो इक्विटी के पीछे पड़ गया कि इक्विटी पर अपने ज्ञान की बातें शुरू कर दी उसने कि इक्विटी का ये है। However, Ind AS 10 does not prescribe accounting treatment for dividend declared to redeemable preference share capital. As per the principles of Ind AS 32 financial instruments presentation, a preference share that provides mandatory redemption by the issuer for fixed or determinable amount gives holder the right to require the issuer as, ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं, इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसकी डेफिनेशन डाल दी 10। डिविडेंड पेमेंट्स टू सच प्रेफरेंस शेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द सेम वे एज इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड। सिंस इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन टाइम बेसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 10। बिल्कुल टनाटन ठीक लिखा हुआ है आंसर, बिल्कुल टनाटन ठीक है शोभित। आपके पास उसने बिल्कुल यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे चक्कर पड़ गया था ये पूछा क्यों है क्वेश्चन, तो उसने कह दिया ये पूछना ही गलत है। यही उसने भी कह दिया कि ये पूछना गलत है, ये खर्चा आपका रिकॉर्ड होगा, ये पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये 11 ही था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 मैं ना सीरियल में चल रहा हूं, जो क्वेरीज आई थी 27 में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें किसी बच्चे ने 27 में बात कही थी, वो पूछ लो क्या थी बात। नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी बच्चे ने 27 लिखा था। जब तक आप पूछते हैं मैं तब तक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, क्वेश्चन 4 पे आता हूं। किसी ने भी नहीं पूछा अभी तक 27 में, तो मैंने 27 को अपने पास यहां से हटा दिया और क्वेश्चन 4 पे आ गया मैं। A case is going on between ABC Limited and GST Department on claiming some exemption for the year 2001-2। एक केस चल रहा था जिसके अंदर वो कहता है कि हमारा कोई विवाद है
कोई क्लेम कर रहे थे एग्जम्पशन इन द ईयर 2012, द कोर्ट हैज इशूड द ऑर्डर ऑन 15 अप्रैल एंड रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ द कंपनी। ओहो, अकॉर्डिंगली द कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स। The financial statements of the company for the year 2012 have been approved on 15 May. Should the company account for such tax in the year or next year? कहता है पिछले इस साल लें कि अगले साल लें। ये तो वैसे बड़ा सिंपल है। हाँ, मैं श्रुति लिख लिया आपका पॉइंट। मुझे फटाफट से बताओ क्या कह रहा है ये। हमारा कोई झगड़ा चल रहा था जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, हम कोई एग्जम्पशन मांग रहे थे, वो नहीं दे रहे थे, उसका फैसला आ गया है। तो इसका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। मैं ये पूछ रहा हूं भाई, जिनकी क्वेरी थी अगर वो साथ साथ में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, मुझे आइडिया रहेगा कि मैं क्या है। असल में होता क्या, ये लाइन लगाने में प्रॉब्लम होती है कि जिसने पूछा था वो गायब हो जाता है, तो साथ साथ उस वक्त पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ना। आई मस्ट नो, ताकि मैं उस पर फोकस कर सकूं। बट आई डोंट नो, फोर्थ क्वेश्चन पूछा था तो क्या पूछा था उसमें। तो अब वो क्या कहता है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 31 मार्च को आपके पास एक झगड़ा चल रहा था और यहां पर इवेंट हो गया, जिस इवेंट में उन्होंने कंफर्म कर दिया आपको ये कि इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है तुमने इस डिस्प्यूट की प्रोविजन बना रखी हो सकता है इस डिस्प्यूट की तुमने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखा रखी हो। इवेंट ने कंफर्म कर दिया इन कंडीशन को कि टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट शैल वी डू? अब एक क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने पास इसको एडजस्ट करना चाहिए? ये आंसर है यस, एडजस्टिंग इवेंट है। अगर प्रोविजन बनाई थी तो क्या करोगे? रिवाइज कर देना चाहिए उसका अमाउंट विद द न्यू अमाउंट। और अगर मान लीजिए आपने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनाई थी तो रिमूव कर देनी चाहिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, उसकी जगह क्रिएट करनी चाहिए प्रोविजन। कितने रुपए से? विद द न्यू अमाउंट जो आपके पास है। इसका मतलब ये आपके लिए सिंपली एडजस्टिंग इवेंट है। तो क्वेश्चन वाज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चे ने जिसने पूछा था, सार्थक बेटा ये देख लो लाइन में चल रहा है सब कुछ। आपका नंबर इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा है तो आप भी अपना नंबर लिखवा दो इसके अंदर, ठीक है। चलिए, सार्थक कह रहा 8वां नंबर है। 8वां नंबर, 8वां करा तो था बेटा। 8वें में क्या क्वेरी है बताओ? सार्थक ने तो लांछन लगा दिया, आप मेरा आंसर नहीं पढ़ रहे। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। क्या क्वेरी है? क्वेरी बतानी पड़ेगी ना आपको। मेरे को तो नहीं पता आपकी क्वेरी क्या है। अब सार्थक रोक दी क्लास आपके लिए। अब बताइए तो सही क्या क्वेरी है। अगर प्रीवियस प्रॉफिट सफिशिएंट होते हैं तो क्या गोइंग कंसर्न होता है? सार्थक इसमें उन्होंने लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें कहीं लिखा था इट्स ओनली एक्टिविटी टिल डेट इज पब्लिकेशन फॉर्म्ड टू सिक्योर द टेंडर। इससे मुझे पता चलता है कि इसके पास आगे सफिशिएंट प्रॉफिट बचे हुए पुराने हैं तो भी गोइंग कंसर्न वायबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं सर हमारे पास हो सकता है पुराने प्रॉफिट बहुत सारे पड़े हों तो हम चलते रहेंगे, तो तब भी गोइंग कंसर्न खतरे में है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि बंद हो जाएगा, मैंने कहा मैं अपनी अनसर्टेनिटीज बताऊंगा कि देयर आर अनसर्टेनिटीज। ओके, श्रुति कह रहे हैं क्वेश्चन 4 में प्रोविजन बनेगी कि लायबिलिटी? बताओ भाई, इस क्वेश्चन में प्रोविजन बनेगी कि लायबिलिटी? तो ये क्वेरी आई है क्वेश्चन 4 में। बताओ जी, बच्चे ने कहा कि यहां इवेंट हो ही गया है तो क्या वर्ड प्रोविजन यूज करना चाहिए कि लायबिलिटी यूज करना चाहिए? कौन आंसर दे रहा है? तो जब हमारे पास यहां पर इस डेट की बात करते हैं तो ये प्रोविजन का ही अमाउंट रिवाइज होता है। इसका मतलब ये प्रोविजन ही है, प्रोविजन का अमाउंट रिवाइज हो रहा है, प्रोविजन ही बन रही है इसके अंदर। इसका मतलब इससे आपकी प्रोविजन का अमाउंट बदल जाता है और लेटर ऑन जब आप अपने पास इस डेट का वाउचर डालते हैं तो आप प्रोविजन को क्या बना देते हैं? आप प्रोविजन को लायबिलिटी में डाल देते हैं। तो इसका मतलब इस साल में तो ये प्रोविजन ही है,
लेकिन उसका अमाउंट एडजस्टिंग इवेंट हो गया, आपने अमाउंट एडजस्ट कर दिया, अगली बार ये लायबिलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके तो सर्वेश कह रहा है ये अनसर्टिनिटी रिजॉल्व हो गई है, रिजॉल्व हो गई है तो ये इस बात का इफेक्ट यहां डालो, है ये प्रोविजन, इसका एडजस्ट कर दो। दैट डज नॉट मीन कि आप यहां लायबिलिटी बना दो। ओके लायबिलिटी तो यहीं पर है। जैसे समझ लो तुम अपने पास अगर सर्वेश तुम्हारी यहां प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, यहां बैड डेट हो गए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बैड डेट को यहां रिकॉग्नाइज कर लोगे, वो तो अगले साल में ही आएंगे, यहां प्रोविजन का अमाउंट चेंज कर दोगे। ओके सर्वेश तो आओ जरा पढ़ लें कि इनका क्या कहना है। An event after reporting period is adjusting if it provides the evidence of the conditions. Here the condition is satisfied. Court order received after reporting period provides evidence of the liability existing at the end of reporting period. Therefore the event will be considered. आप इस वर्ड से कंफ्यूज होंगे कि एविडेंस ऑफ लाइबिलिटी, लेकिन ये बनेगी प्रोविजन ही, उसने वैसे अंग्रेजी में लिखा है कि एविडेंस ऑफ लाइबिलिटी है। तो आई होप आपको इस वर्ड ने परेशान किया होगा, इसलिए क्वेरी पूछी आपने। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 12। एबीसी हैज अनाउंस्ड इट्स इंटरिम रिजल्ट्स। उसने अपने इंटरिम रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए फॉर द क्वार्टर 1 एंडिंग ऑन 30th of June 2002 on 5th July 2002. However, till that time the AGM for the year 2001-2 was not held. The financial statements for 1-2 were approved by the Board of Directors on 15th of July. What will be the after reporting period as per Ind AS 10? इसमें पूछा कुछ और है। हाँ तो शोभित मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें रिपोर्टिंग पीरियड कब एंड होगा। तो इसमें आपके पास ना 2 स्टेटमेंट्स अप्रूव हो रहे हैं। 31 मार्च 2001-2 की बात कर रहा है वो। तो जो आपके एनुअल स्टेटमेंट्स हैं 1-2 के, वो 15 जुलाई को अप्रूव हुए हैं। और उसके अलावा आपने अपने पास पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स 1-4 से 30 जून वाले भी जो रिजल्ट्स थे वो आपने 5 जुलाई को अप्रूव किए हैं। व्हाट विल बी दी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड? तो मुझे बताओ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपकी इवेंट्स कब तक के होंगे? इवेंट्स टिल एनुअल के लिए कौन सी होगी? 15 जुलाई। और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए क्या होगा? इवेंट्स टिल 5 जुलाई। ये उसका आंसर है। ठीक है शोभित। लेकिन डेफिनेशन पूछा है, आओ देख लेते हैं डेफिनेशन कहां पर है इसमें। उसने डेफिनेशन दी है क्या आपको? प्रियांशी कह रहे हैं 5 जुलाई को तो अनाउंस हुआ है, तो हमने अनाउंस कर दिए 5 जुलाई को। तो अनाउंस बेटा इंटरिम रिजल्ट जब अनाउंस होते हैं तो बोर्ड का जो डायरेक्टर है वो अप्रूव करेंगे तभी तो जाएंगे ना, अनाउंस होंगे वो। अनाउंस का मतलब प्रियांशी क्या है कि पब्लिश हो गए हमारे लिए। ठीक है। As per Ind AS 10, even if partial information has already been published, the reporting period will be considered as the period between the end of the date and the end of approval of statement. In the given case, financial statement for the year were approved on 15 July. Therefore, for the purpose of so and so, this will be 15 जुलाई। अच्छा उसने IFR की बात ही नहीं करी इसके अंदर। तो IFR के लिए अगर हम बात करें तो 5 जुलाई है IFR के लिए, पर उसने पता नहीं क्यों बात नहीं करी है। लेकिन मुझे ये लगा कि व्हाट विल बी द आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो 2 स्टेटमेंट है तो दोनों का आफ्टर में रिपोर्टिंग पीरियड बताया मैंने। क्वेश्चन 29। में प्रॉब्लम बता दीजिए बेटा एक बार। क्वेश्चन 29 में जिन बच्चे ने क्वेश्चन 29 भेजा था, इन द मीन वाइल क्वेश्चन 16 भी देखना शुरू कर दूं मैं। क्वेश्चन 16 तो 29 की क्वेरी जब तक आती है तब तक मैं क्वेश्चन 16 पर आ जाता हूं। A Limited was required to pay penalty for breach in the performance of contracts. A Limited believed that penalty was payable at a lower amount and that amount demanded by the other party than the amount demanded.
A Limited created provision for penalty but also approached the arbitrator with the submission that case may be dismissed with costs. ये क्या होता है dismissed with costs? फटाफट से बताओ. केस भी dismissed with costs. आपने सुना है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में वो कौन थी लड़की है, जूही चावला, उसने कोई 5G को लेकर ना कोर्ट में केस कर दिया और उसके ऊपर पता नहीं सुप्रीम कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी, वो केस डिसमिस हो गया, बल्कि साथ में जूही चावला को पेनल्टी और लग गई, कॉस्ट लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा, कह रहा तुम अपनी फिल्म आ रही होती है तो यहां पर आ जाते हो, ऐसे नहीं होगा, कॉस्ट पे करो. यानी वो चाहते हैं कि ऐसा करोगे बार बार तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, दोबारा नहीं आना लौट के, तो कॉस्ट लगाते हैं. तो यहां यही लिखा हुआ है. तो कंपनी चली गई आर्बिट्रेटर के पास. आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? इट्स काइंड ऑफ जज. उसके पास और उससे कहा ये केस को डिसमिस करो, साथ में उसको जुर्माना भी लगाओ कि उसने केस क्यों किया था. A Limited prepared the statement for the year 2001-2, which were approved in July 2002. The arbitrator in June 2002 awarded the case in favor of A Limited. As a result of the award of arbitrator, provision earlier made by A was required to be reduced. The arbitrator also decided that cost of the case should be borne by the other party. Now, whether A Limited is required to remeasure its provision and what should be the accounting treatment of the cost that will be recovered by A Limited, which has already been charged to the profit and loss account in the year. क्या आपको बात समझ में आई है क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी आपने प्रोविजन बनाई थी, यहां उसका फैसला आ गया, प्रोविजन का अमाउंट बदल गया. पहले तो ये बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है? क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? आपने प्रोविजन बनाई थी, इसका अमाउंट रिड्यूस कर हो गया. ठीक है, आपने बनाई थी मान लो 10,000 की और यहां पर प्रोविजन बननी चाहिए आपकी 2,000 रुपए की. तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? पहले तो ये बताइए, क्या आपको अपनी प्रोविजन रिड्यूस्ड अमाउंट से बनानी चाहिए? द आंसर इज यस, वी शुड रिड्यूस इट. यहां तक तो कोई झगड़ा नहीं है. यहां पर आपके इस फैसले में आपको एक इनाम भी मिल रहा है. सरकार ने दूसरी पार्टी पे जुर्माना लगा दिया जो अब आपको मिलेगा. क्या इस इनाम को आप यहां रिकॉर्ड कर सकते हैं? घटना तो हो चुकी, आप इनाम जीत चुके हैं, तो क्या ये आपको पैसा मिलेगा? पक्का मिलेगा क्योंकि कोर्ट में आप जीत गए हैं. पर पॉइंट ये है कि आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. द आंसर इज नो. बताओ क्यों नहीं कर सकते? इनाम को क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? इनाम क्या है? इनाम कॉन्टिंजेंट गेन है. तो क्या कॉन्टिंजेंट गेन को आप इस साल में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. प्रियांशी ने कहा ये यहां वर्चुअली सर्टन भी नहीं था. बिल्कुल ठीक. ये कब रिकॉर्ड होगा? फटाफट से बताओ. ये इनाम कब रिकॉर्ड होगा? ये अगले साल में रिकॉर्ड होगा. अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि इस इनाम के बदले में हम ऑलरेडी कॉस्ट यहां खर्च कर चुके हैं, तो क्या कोई दिक्कत है? कॉस्ट यहां रिकॉर्ड हो गई, इनाम यहां मिल रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, यहां की कॉस्ट है, यहां का इनाम है, बात खत्म. सिंपल. इसमें कोई गलत बात नहीं थी. तो आई होप कि आप में से कुछ बच्चे जो क्वेरी पूछ रहे थे वो शायद इनाम को लेकर पूछ रहे होंगे कि इनाम का क्या होना चाहिए. और रीड कर लें एक बार ये क्या कह रहे हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 16. इन द इंस्टेंट केस, A approached the arbitrator before the end of the period who decides the award after the end of period but before approval. Accordingly, conditions were existing on the reporting date because A Limited had approached the arbitrator. This is adjusting event. Accordingly, measurement of provision is required to be adjusted for the amount after a period. As far as recovery of cost A from the other party is concerned, this right recover was contingent asset at the end of the year. और 37 आपको कब बोलता है? कब रिकॉर्ड करेंगे? अगले साल रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास अगले साल में जब आपको पैसा मिल जाएगा. तो द आंसर इज करेक्ट. देयर इज नो प्रॉब्लम. Question 24. Mac Limited purchased goods on credit from Toy Limited for 580 lakhs for export.
तो हमने गुड्स परचेज किए हैं टॉय लिमिटेड से 580 लाख के एक्सपोर्ट करने के लिए. द एक्सपोर्ट ऑर्डर वॉज कैंसल्ड. मैक लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द सेम गुड्स इन द लोकल मार्केट विद दैट प्राइस डिस्काउंट. टॉय लिमिटेड वॉज रिक्वेस्टेड टू ऑफर अ प्राइस डिस्काउंट ऑफ 10%. टॉय लिमिटेड wants to adjust the sales figures to the extent of discount requested by Mac Limited. Discuss. इसमें अभी तक डेट तो कोई भी नहीं आई ना. एक्सपोर्ट ऑर्डर वॉज कैंसल्ड. Whether treatment is justified as per the provisions of relevant provisions. Also, Toy Limited entered into a sale deed for its land on 15 March, but the registration was done on 20th of April. But before registration, it is possible to recognize the sale and gain at the balance sheet date. Give reasons. तो ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है. इसका मतलब ये कि हमारे पास इसमें दो पॉइंट है. हालांकि क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो तो इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन लगा. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डेट कहीं लिखी नहीं है. तो वो इंड एस 10 का क्वेश्चन भी कैसे बनेगा, आई डाउट कि इंड एस 10 में हमें कैसे सपना आएगा एग्जाम में. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 में दूसरे पार्ट में तो लिखा है कि भाई हमारी डेट 15 मार्च की है और 2 अप्रैल को हमने रजिस्ट्रेशन कराई है, तो इवेंट आफ्टर अप्रूवल हो गया, आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो गया. लेकिन पहले वाले में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. तो हमको इसके अंदर क्या होता है ना, जब गोलमाल क्वेश्चन आते हैं तो दैट क्रिएट्स ट्रबल. हमारा नाम क्या है? हमारा नाम मैक लिमिटेड है कि टॉय लिमिटेड है? हमारा नाम टॉय लिमिटेड है. ठीक है. वो मैक तो कोई और बात कर रहा है. कह रहा है हमने माल सेल किया था मैक को. हमने माल सेल किया था मैक को. मैक ने वो सामान जो था क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है. उसने एक्सपोर्ट करना है. उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया. हम फंसे या मैक? फंसा कौन? हम थोड़ा ना फंसे, मैक फंसा है. मैक का ऑर्डर कैंसिल हो गया. वो इसे लोकल मार्केट में सेल करेगा 10% सस्ता. उसने आपको रिक्वेस्ट की है, कह रहा 10% का डिस्काउंट दे दो. उसने आपसे रिक्वेस्ट की है 10% का डिस्काउंट दे दो. वो कह रहा भाई साहब मेरा माल सस्ता जा रहा है, प्लीज आप मेरा माल सस्ता करवा दो. तो हमें इसके अंदर बात यह करनी है कि ये अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए. पहले इसमें कोई इवेंट अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है क्या? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है, ऐसा कोई डेट ही नहीं लिखी हुई है. यही मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि इसमें कोई डेट नहीं है, तो जनरल क्वेश्चन हो गया. तो ऐसे में हम भी जनरल आंसर देंगे. हम क्यों कह दे अप्रूवल के बाद ये हुआ था, अप्रूवल से पहले? हमें क्या पता, अप्रूवल की बात ही नहीं लिखी क्वेश्चन के अंदर. तो हम नॉर्मल बात करेंगे. ये कौन डील करेगा इस स्टैंडर्ड को? क्योंकि मैंने कहा जब इसमें डेटों का चक्कर ही नहीं है तो इसको कौन डील करेगा? इसको डील करेगा 115. 115 जो रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, अगर उसमें आपको बाद में अनसर्टिनिटी आ जाती है तो वो क्या बोलता है? फटाफट से बताओ. अगर रेवेन्यू वंस इट हैज बीन रिकॉर्डेड लेटर ऑन, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन कम हो जाती है, उसमें अनसर्टिनिटी आ गई है, वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, एंड यू मे गिव ऑल्सो डिस्काउंट्स. देयर इज सम अनसर्टिनिटी दैट यू मे नॉट रिसीव द कंसिडरेशन. तो 115 क्या रेवेन्यू चेंज करना अलाउ करता है? ये वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं थी. सीईवीसी में आप चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो. पैराग्राफ नंबर 9, क्या आप अपने पास रेवेन्यू वंस इट हैज बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करने से पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टिनिटी चेक करो, रेवेन्यू में एडजस्ट हो जाएगा. रेवेन्यू रिकॉर्ड होने के बाद आप उसको चेंज करना चाहते हो, क्या रेवेन्यू चेंज कर सकते हो? द आंसर इज नो. क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर नॉन कलेक्टिबिलिटी बनानी पड़ेगी. प्रोविजन फॉर नॉन कलेक्टिबिलिटी बनानी पड़ेगी. इंड एस 109 के हिसाब से वैल्यूएशन अलाउंस बनेगा. अगर आपको लगता है कि मैं डिस्काउंट दे दूंगा तो उतने रुपए का वैल्यूएशन अलाउंस बनेगा, उतने रुपए का डिस्काउंट देंगे. और अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं देना मुझको डिस्काउंट, तो मौज करिए, आपकी सेल पूरी हो रखी है, मैक से पूरे पैसे मांगो. आपको लगता है मैक पैसे देगा ही नहीं, उसकी जेब खाली है,
मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी इंड एस 109 बताएगा। इसका मतलब आपके रेवेन्यू के साथ छेड़खानी इस स्टैंडर्ड में नहीं हो सकती है। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि एज पर इंड एस 115 whenever any uncertainty arises on collectibility of revenue after revenue has been recognized is dealt by Ind AS 109 as valuation allowance. As per Ind AS 109, the provision should be made for any amount of bad debts or non-collectibility due to any reason. In case, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, in the given case, if entity has reasons to consider that 10% discount will be given, the entity should make provision for valuation allowance. But in case entity does not have any reason to give discount of 10%, it should not make any provision for valuation allowance. क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखवाया नहीं, मैंने ओरली डिक्टेट कर दिया है। तो आप अपने पास शोभित कह रहे इसका आंसर रिकॉर्ड कर देना, तो आप इसको एलएमएस को बाद में डाउनलोड करना, ये वाले आंसर का पीरियड में आप स्लो करके लिख लेना, ठीक है शोभित, क्योंकि आई थिंक लिखना आपने है, मैंने डिक्टेट कर दिया, आप डिक्टेट से कर लेना, काम हो जाएगा, रोक लेना, पॉज कर लेना, ठीक है। तो हमने यहां तक की बातें करी आपके साथ। मेरे पास ये 24th क्वेश्चन था, इसके बाद आपने मुझे कोई क्वेश्चन बताया हुआ नहीं है। इसके बाद वाले क्वेश्चन कोई और आपके पास है तो बताइए, हालांकि मैं भी एक बार देख लूं क्या। अच्छा, ये रजिस्ट्रार वाला मुद्दा जो था, इसका क्या करना है। रजिस्ट्रार वाला मुद्दा जो था वो कहता है सेल तो हो गई 15 मार्च को, रजिस्ट्री हुई है 2 अप्रैल को, इसका क्या करना है, ये रिकॉर्ड किया जाएगा 15 मार्च को ही रिकॉर्ड हो जाएगा और 15 मार्च की सेल हो जाएगी, ठीक है। तो 2 अप्रैल को जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो एक सिर्फ महज लीगल फॉर्मेलिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन मैं भी देख लूं क्या। क्वेश्चन नंबर 15, ये किसी ने पूछा नहीं, क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन डिफरेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में हम कोई डिगिंग कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन पूरा याद नहीं है लेकिन इतना पता है इसका बेसिक मुद्दा क्या है। कह रहा है यहां पर कोई हम ड्रिल कर रहे हैं, यहां आके पता चलता है कि उसमें रॉकी सरफेस है और रॉकी सरफेस होने की वजह से आपको ड्रिलिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। फटाफट से मुझे बताइए, क्या ये रॉकी सरफेस यहां पर एग्जिस्ट करती थी? क्या रॉकी सरफेस यहां एग्जिस्ट करती थी? द आंसर इज यस। तो क्या इवेंट ने इसी को कंफर्म किया है? द आंसर इज यस। तो ये क्या हो गया? एडजस्टिंग इवेंट हो गया। गौरव कह रहा है ये क्वेश्चन आईपीसीसी में भी है। हाँ, तभी तो गौरव मुझे भी याद है, रॉकी देखते मैंने कहा ये क्वेश्चन तो है, अब ये नहीं पता था कि इंटर में भी आपने किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब इसमें बचा हुआ नहीं है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर जस्ट नॉर्मल। संचिता, क्वेरी सेशन कल नहीं होगा, क्वेरी सेशन होगा परसों। कल ना मैं एक्चुअली में वृंदावन जाने का प्रोग्राम बन रहा था तो वो बन गया है। तो फिर मैं ये सोच रहा हूं कि अब हम आपकी क्वेरी सेशन जो लगाएंगे वो परसों लगाएंगे, ठीक है। तो कल नहीं लगाएंगे क्वेरी सेशन। और आज शाम को हम लोग मिलेंगे। आज शाम को हम किसके लिए मिलने वाले हैं? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सर्वेश कह रहा है हो सकता है रॉकी सर्विस की वजह से ये ओनरस हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, ओनरस हो जाएगा तो आप उसकी प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। और वैसे भी रॉकी सर्विस की वजह से जो कॉस्ट आ रही है वो अपना प्रोविजन बनाएंगे। बिल्कुल पक्का गार्गी, हम आपके लिए भी वृंदावन में प्रे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून। अब हम थोड़ी देर में फिर मिलेंगे किसी और स्टैंडर्ड के लिए। हम 4 बजे की जगह 5 बजे कर देते हैं, चलेगा क्या? आज शाम 4 बजे की जगह 5 बजे कर देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा मुझको। तो मैंने अभी तक नोट्स ना लिखे भी नहीं है तो मुझे अभी टाइम चाहिए उसके लिए भी, तो मैं 5 बजे कर देता हूँ, ठीक है। तो वी विल सी यू एट 5 o'clock टुडे। बाय बाय।